स्टूडेंट्स आगे बढ़ाते हैं, हम ओम्स लॉ करते हैं आज। ठीक है, ओम्स लॉ वैसे हम लोगों ने 10th क्लास में किया हुआ है, यहाँ पे एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्ट्रेस ऑल्सो, ठीक है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी कि अगर सारी फिजिकल कंडीशन हमारी सेम रहे तो कोई कंडक्टर, मान लो अगर ये मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ मेरे पास क्या है, एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, कई बार बता चुकी हूँ। इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डेवलप करवा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, तो इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, दिस पोटेंशियल अप्लाइड। ठीक है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगर मैं यहां से लिखती हूँ प्रोपोर्शनलिटी हटा के वहां पे क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, एंड दिस आर इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो V इज इक्वल टू आर आई एंड R इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट। ठीक है, इतना तो हमारा किया हुआ काम है सारा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, अब देखो, क्योंकि हमने V बाय आई इज इक्वल टू आर हमने डिफाइन कर दिया बेटा। ये जो आर जो है ना वो स्लोप है हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक ले रही हूँ। वी आई कैरेक्टरिस्टिक हम जब भी बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स में भी आएगा बेटा, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक की जब भी हम बात करते हैं दैट मीन्स दिस इज अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट एंड द करंट। ठीक है, तो ये हम V और I कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाते हैं ये देखने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो जी ये जो स्लोप है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस विल गिव यू द रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लो मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं A एंड B हुज रेजिस्टेंस इज R1 एंड R2, सो आई विल हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ, अ स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने वी आई कैरेक्टरिस्टिक लिया ना, वैसे ही तुम क्या ले सकते हो बेटा, आई वी कैरेक्टरिस्टिक। बस फर्क सिर्फ इतना पड़ जाएगा, व्हेन यू आर ड्राइंग आई वी कैरेक्टरिस्टिक, आर तो आपका रेजिस्टेंस देगा ही, लेकिन उस केस में हमारे पास क्या आएगा, आई अपॉन वी इज इक्वल टू क्या आएगा, आर आएगा। अब ऐसा क्यों, वी आई जब मैं ऐसा ग्राफ ले रही थी, वी आई ले रही थी तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, लेकिन यहाँ पे मैं ले रही हूं आई वी, आई बाय वी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 बाय आर। चलो इसको ना थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ लिया है V और I का। ठीक है, दो कंडक्टर्स A एंड B, जैसे मैंने अभी पिछले वाले शीट पे दिखाया था आपको। ठीक है, रेजिस्टेंस R1 एंड R2। बेटा ये आप रेशियो लोगे V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। जरा यहाँ इसको ना थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं बेटा। देखिए मान लीजिए V और I मैंने लिया, ठीक है, तो क्योंकि ये बना हुआ है तो मैं इसी के ऊपर आपको समझा देती हूँ। देखिए ये मेरे पास ये क्या आ गया, R, तो थीटा किसके साथ फॉर्म किया जाएगा, हमेशा आई के साथ। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि आई हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो आई मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे मैंने ले लिया थीटा। अगर ये थीटा है तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और ये मेरे पास क्या हो गया, बेस। ठीक है, तो हम लोगों ने रेशियो पढ़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, और इसको अगर आप y अपॉन एक्स स्लोप के फॉर्म में करना चाहते हो मैथ्स के हिसाब से, तो दिस इज y एंड दिस इज x, तो y बाय एक्स ये आपको कांस्टेंट स्लोप दे देगा, तो r इज द स्लोप। ठीक है ना, r मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्लोप है। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको अगर उल्टा ले लेती, आई बाय वी ले लेती, ठीक है ना, कहने का मतलब ये कि अगर मैं इसको I और V के बीच में लेती, V और I ना लेके I और V लेती, तो उस केस में कैसा होता, उस केस में देखो कैसा होता कि ये मेरे पास यहाँ पे थीटा होता, तो ये जो मैं स्लोप खींचती R का, है ना, इससे परपेंडिकुलर ले लो आप, परपेंडिकुलर ये आपका I रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका V है, तो ये वाला मेरे पास क्या हो गया, थीटा। ठीक है, ये आई है बेटा, अगर ये थीटा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम ले रहे हैं, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन सा बन जाएगा इस केस में, ये बन जाएगा। ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो इस केस में हमारे पास देखो बात वही हमारे पास सेम आ जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको दो ग्राफ लेके समझा दिया। ठीक है, एक तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है, V और I के बीच में। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, जुगाड़ कह सकते हो तुम इसको। ठीक है, बाकी यहां से देखिए मेरे पास V बाय आई इज इक्वल टू आर है। अब क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि इस तरह का आपको एक ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो जब V बाय आई का आप कर रहे हो तो याद रखिएगा हायर स्लोप ऑफ वी आई कर्व मीन्स हायर रेजिस्टेंस।
ठीक है। अगर आप वी आई कर्व ले रहे हैं तो जिसका स्लोप हाइयर होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे हाइयर किसका है, बी का है, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा। ठीक है। अब इस केस में देखिए मैंने यहाँ पे आई वी कैरेक्टरिस्टिक ले रखा है, आई वी कैरेक्टरिस्टिक में मेरे पास क्या हो जाएगा, आई बाय वी, खुद करके देखो, आई बाय वी कितना हो जाएगा, 1/r आ जाएगा। फाइन, अगर 1/r आता है तो ये मेरे पास उल्टा कैरेक्टरिस्टिक देगा। कहने का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज लार्ज whose slope of IV curve is small। ठीक है, जिसका आईवी कर्व में जिसका स्लोप स्मॉल होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। जस्ट उसका उल्टा हो गया। ठीक है, ये इन दोनों में से कोई एक याद रखो, दूसरा अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें आपको समझ में नहीं आता, वैसे मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल करती हूँ बेटा। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 5 वोल्ट है और यहाँ पे मेरे पास कितना है, 10 वोल्ट है। वोल्टेज मेरे पास क्या है, वेरी कर रहा है। ठीक है, और करंट जो है वो मेरे पास क्या है, फिक्स। ठीक है ना, वी मेरे पास क्या कर रहा है, वी मेरे पास चेंज हो रहा है। 5 पे एक बार लोगे, एक बार किस पे लोगे, 10 पे लोगे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, आर वी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो करंट मेरे पास उस हिसाब से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहां से आपको क्लियर नहीं होता तो एक छोटा सा मैं बताती हूं कि आप ये याद रखिएगा, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। बहुत सिंपल सी बात है, 1 मार्क क्वेश्चन में बस देखते ही तुम कर दोगे, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। और अभी भी मैंने आपको बताया कि क्यों आई के साथ ही थीटा लिया जाता है। ठीक है, तो थीटा तुम क्या करोगे, आई के साथ ले लोगे। देखो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग से थीटा ले लिया। आई के साथ एक तो मैंने ए का ले लिया थीटा, दैट इज थीटा 1, और आई के साथ एक बार मैंने किसका ले लिया, बी कंडक्टर का थीटा ले लिया। ठीक है, ये वाला मेरे पास दूसरा थीटा ले लिया, थीटा 2। बेटा एंगल किसका बड़ा है, थीटा 2 बड़ा है। इस वाले केस में एंगल किसका बड़ा है, थीटा 2 बड़ा है। थीटा 2 बड़ा है तो यानी कि रेजिस्टेंस भी किसका होगा, ज्यादा। बी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो वही चीज तो मैं यहाँ पे बता रही थी आपको कि कंडक्टर बी का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। अब या तो तुम इस चीज को याद रखो, ठीक है, लॉजिकली याद रखो, या फिर इस चीज का यहाँ पे इस तरह से तुम लर्न कर सकते हो, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो रेजिस्टेंस सेकंड विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस 1। अब इस वाले केस में आ जाओ बेटा, यहाँ पे थीटा 1 जो है ना, थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेना, थीटा 1 जो है वो ए के साथ है और थीटा 2 जो है वो बी के साथ है। अब आपकी मर्जी है, आप कैसे आपके पास आ जाए आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास थीटा 2 क्या है, ग्रेटर, और थीटा 1 क्या है, स्मॉलर। तो इस केस में भी मेरे पास बी का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, जो कि मैं यहाँ पे आपको याद करवाना चाह रही थी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज लार्ज हु स्लोप ऑफ आईवी कर्व इज स्मॉल। बी का आईवी कर्व क्या है, स्मॉल है। ठीक है, लेकिन थीटा 2 क्या है, इसका बड़ा है। तो दोनों ही सूरतों में रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। चलिए आगे हम थोड़ा सा काम करते हैं। देखिए हमारे पास 2 तरह के सर्किट्स होते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 तरह के सर्किट्स आएंगे, एक आएगा ओमिक सर्किट्स और एक हमारे पास आएगा नॉन ओमिक सर्किट। ठीक है, तो ओमिक सर्किट वो जो ओम्स लॉ को क्या करे, ओबे करे, दैट मीन्स वी विल हैव अ स्ट्रेट ग्राफ। ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वो हमारे पास क्या होगा, ओमिक सर्किट होगा, यानी कि इस तरह का मेरे पास आईवी कैरेक्टरिस्टिक आएगा। नॉन ओमिक कौन सा होगा बेटा, जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे बेटा, तो सेमीकंडक्टर्स में हमें ये आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो तब हम देखेंगे बेटा आईवी कैरेक्टरिस्टिक आप जब तैयार करवाओगे ना, ठीक है, आप ठीक है, नॉन ओमिक में वो आएगा जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, उसका ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, हम कुछ पोटेंशियल देंगे, फिर पोटेंशियल बैरियर क्रॉस होगा, उसके बाद जाके करंट आना स्टार्ट होगा हमारे पास। तो इस तरह का जो हमारे पास ग्राफ आएगा, आईवी कैरेक्टरिस्टिक आएगा, वो हमारे पास नॉन ओमिक आएगा। ठीक है, नॉन ओमिक सर्किट का आएगा। एक ग्राफ आप और बना सकते हैं। देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से, आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ग्राफ कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सर्किट्स जो हमारे पास ओम्स लॉ को ओबे ना करें, यानी कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना देते हो, वो हमारे पास नॉन ओमिक सर्किट्स होंगे। ठीक है, ग्राफ मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब देखो बेटा हम ओम्स लॉ कर रहे हैं तो ओम्स लॉ के लिमिटेशंस के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा लिमिटेशन ओम्स लॉ का क्या है बेटा, कि जब हम बहुत देर तक किसी सर्किट में से करंट फ्लो करवाते हैं ना, तो क्या होता है कि वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने पढ़ा हुआ है ना, तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होगा तो यानी वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। हीट प्रोड्यूस होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स कंडक्टर में से, जैसे ये हमारा कंडक्टर है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही हम पोटेंशियल लगाएंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी देर के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मूव करेंगे तो एक दूसरे के साथ, आयंस के साथ क्या करना स्टार्ट करेंगे,
कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे। कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हीट डेवलप करेगा। हीट डेवलप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज कर जाएगा। अब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो बेटा हमारे पास अभी भी हमने पढ़ा V/I = R। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट क्या हो जाएगा, उस केस में डिक्रीज कर जाएगा। तो बेशक हमारे पास सर्किट ओम्स का ही हम क्यों ना बना दे कंडक्टिंग सर्किट, कंडक्टिंग मटेरियल लेके, लेकिन जो ग्राफ मेरे पास ऐसा स्ट्रेट बनना चाहिए था, अब रेजिस्टेंस आने की वजह से उसमें करंट मेरे पास क्या नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे क्या दिखाई देगा, डिप दिखाई देगा। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस ऑफ द ओम्स लॉ। और दूसरा तो बेटा आपको पता है ही कि जो नॉन ओमिक है वो तो फॉलो करते ही नहीं है, ठीक है। नॉन ओमिक सर्किट के लिए तो वो वहां पे तो फॉलो होगा ही नहीं। तो ये दो लिमिटेशंस है हमारे पास ओम्स लॉ की, ठीक। चलो अब थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमने V/I = R यहाँ तक तो डिफाइन कर लिया। तो रेजिस्टेंस होता क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कंडक्टर। जो ऑपोजिशन होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो में, जो बाधा बनेगी, दैट इज द रेजिस्टेंस। जो बाधा हम आती है वो रेजिस्टेंस है, लेकिन हमने अपनी तरफ से तो रेजिस्टेंस लगाया नहीं था, तो ये रेजिस्टेंस आया क्यों, ठीक है। कारण क्या है रेजिस्टेंस के आने का, उससे पहले ये तो अच्छे से समझ लो कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कंडक्टर, दिस इज द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस यहां से तुमने कर ही लिया था, रेजिस्टेंस इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, ठीक है। तो वन ओम को डिफाइन कर लो। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है, SI यूनिट इसकी होगी ओम, ये भी पता है हम लोगों को, ठीक है। बड़ा बेसिक चीज पढ़ रहे हैं बेटा, ऑलरेडी वी हैड डन इन क्लास 10th, ठीक है। तुम लोग 10th में तुम लोगों ने ये किया हुआ है। तो ओम होती है, 1 ओम को डिफाइन करो। 1 ओम का रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए पहले भी ऐसे डेफिनेशन हम लोग कई बार कर चुके हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, तरीका बताया हुआ है। क्या करोगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें सारी चीजें 1 की कर दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का, करंट कितने का, 1 एम्पियर का, तो रेजिस्टेंस कितने का आ जाएगा, 1 ओम का। अब ये डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, नहीं तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू it means conductor flows through the conductor when PD, potential difference of 1 volt, is applied across the conductor. Is it clear? ठीक है बेटा। चलो तो हम जब रेजिस्टेंस पढ़ ही रहे हैं तो रेजिस्टेंस का कॉज भी पढ़ लेते हैं। होता क्या है बेटा, समझो जरा। मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, बहुत बार ये डायग्राम हम बना चुके हैं। मेरे पास ये कंडक्टर है, इसका लेंथ कितना है, कांस्टेंट है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है, ये भी कांस्टेंट है, हमने इसको चेंज नहीं किया। और मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और पोटेंशियल कितना है इसका V। तो जैसे ही हम कनेक्शन को ऑन करेंगे, कहने का मतलब यहाँ पे जब हम की लगा देंगे और इसमें से करंट पास करना, इसमें से हमारे पास इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे ही एक बार में किस तरफ भागने की कोशिश करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ना, तो आयंस के साथ भी क्या होंगे, टकराएंगे, ठीक है। आयंस के साथ भी टकराएंगे और ये जो कोलिजन आपस में होगा वो सारे के सारे इकट्ठे इस जगह से निकलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, ये एक कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के साथ कोलिजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हमारे पास जो ईज इन द फ्लो ऑफ द चार्जेस है उसमें क्या पड़ेगी, रुकावट पड़ जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमने किया था हमें बाय डेफिनेशन I=Q/T। इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये टकरा रहे हैं। टाइम ज्यादा लगेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम। और बेटा अगर करंट कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस उस केस में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ही ये है कि जब भी हम टर्मिनल के अक्रॉस, व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाते टाइम दे विल कोलाइड विद आयंस इन द कंडक्टर। दिस कोलिजन ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर। क्लियर, ठीक है बेटा। कल की क्लास में रेजिस्टिविटी करेंगे।